Hello everyone. So in this video we will discuss about the सुक्रलफेट। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि भाई सुक्रलफेट दे देते हैं इसको, अल्सर वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं एज एन एंटी एसिड ऑल्सो। सो वी विल नाउ डिस्कस अबाउट दिस। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी की, भाई कौन सी कैटेगरी में आता है। तो शायद मेरे ए लिखने से आपको पता चल गया होगा कि सुक्रलफेट कौन सी कैटेगरी में आता है। सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट एंड इट इज एंटा एसिड्स। वेरी गुड। जो सुक्रलफेट्स होते हैं ये एंटा एसिड की तरह काम करते हैं। एंटा एसिड्स, एसिड के प्रोडक्शन को कम करने वाले। ठीक है, इस तरीके से हम समझेंगे तो हमें काफ़ी लंबे समय तक रिटेन रहेंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो एज नेम सजेस्ट एंटा एसिड, तो दिमाग में कुछ क्लिक करना चाहिए। एसिड एंटा, ठीक है, तो एंटा मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को कम करेगा, किसके? एसिड्स के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इसके एक्शन की कि भाई एक्शन क्या है। तो बेसिकली जो सुक्रलफेट होता है ना, ये अल्सर प्रोटेक्टिव की तरह काम करता है। अगर किसी एनिमल के आप अल्सर सस्पेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या दोगे? सुक्रलफेट, क्योंकि अल्सर प्रोटेक्टिव की तरह इसका काम होता है, एक्शन होता है। ठीक है, ये क्या करता है सुक्रलफेट? म्यूकोसल डिफेंस, म्यूकोसल डिफेंस जो होता है ना उसको एक्टिवेट करता है एंड अल्सर रिपेयरमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। नेक्स्ट होता है कि बाइकार्बोनेट और प्रोस्टाग्लैंडिन ई उनको स्टिमुलेट करता है, इनके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है ताकि ये जाके एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के साथ बाइंड अप हो सके। ठीक है, आगे बात समझ में? क्या बताया मैंने अभी तक? हम बात कर रहे थे सुक्रलफेट के बारे में। हमने देखा भाई इसका कैटेगरी क्या है? एंटा एसिड। कहीं दिमाग में क्लिक करा है एंटा एसिड, एसिड के प्रोडक्शन को कम करना है। एक्शन की बात करी तो अल्सर प्रोटेक्टिव होता है, ये म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है जिससे अल्सर रिपेयरमेंट का काम शुरू होता है। साथ ही साथ ये बाइकार्बोनेट और प्रोस्टाग्लैंडिन ई की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है ताकि वो जाके एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के साथ बाइंड अप हो सके और कहीं ना कहीं जो भी रिपेयरमेंट का काम है, रिपेयरिंग का काम है बॉडी के अंदर, अल्सर्स की रिपेयरिंग का काम है, वो शुरू हो सके। ठीक है, क्लियर है? बात करते हैं इंडिकेशंस की, तो कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अगर रीनल फेलियर की कंडीशन है, किस चीज़ की? रीनल फेलियर, किडनी फेल हो चुकी है, तो फॉस्फेट के बाइंडर की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? अगर रीनल फेलियर की कंडीशन आपने सस्पेक्ट करी है किसी एनिमल में, तो आप फॉस्फेट बाइंडर की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये है यहाँ पे कि अगर ईसोफेजियल और ड्यूडोनल अल्सर्स आपको दिखाई देते हैं तो आप इसके ट्रीटमेंट के लिए सुक्रलफेट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप क्या क्या दोगे एनिमल को? सुक्रलफेट दे दोगे, साथ ही साथ दो तीन चीज़ें और दे सकते हो, जैसे कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि अगर आप रीनल फेलियर किसी एनिमल में सस्पेक्ट करते हैं तो फॉस्फेट बाइंडर की तरह सुक्रलफेट को यूज़ कर सकते हो। ईसोफेजियल और ड्यूडेनल अल्सर्स के केस में आप सुक्रलफेट, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोटोन पंप इनहिबिटर के साथ दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम सुक्रलफेट को H2 एंटागोनिस्ट और प्रोटोन पंप इनहिबिटर के साथ देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि पहले आपको एनिमल को या तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लगाना है या प्रोटोन पंप इनहिबिटर। उसके 2-2.5 घंटे बाद, मतलब कुछ देर का इंटरवल लेना है, उसके बाद सुक्रलफेट का एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ये बात ध्यान में रखने वाली है।
आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है कि अगर आपने कभी ईसोफेजियल या ड्यूडेनल अल्सर्स आपने सस्पेक्ट करे किसी एनिमल में और आपके ट्रीट करना है तो क्या करोगे। तो आप क्या कहोगे, भाई हम सबसे पहले सस्पेक्ट कर लिया हमने, हम यूज़ करेंगे इसमें सुक्रलफेट क्योंकि वो अल्सर प्रोटेक्टिव है। बट यूज़ करने का कुछ तरीका है, या तो आप H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दो पहले, ठीक है, या प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे दो। प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या हुए, पेंटाप्रोजोल। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या हो गए, रेनिटिडीन, ठीक है। तो पहले आपको या तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर देना है एनिमल को, या तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देना है। उसके कुछ समय के बाद, तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे के बाद फिर आप सुक्रलफेट दोगे, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे डोज की, ठीक है। तो तकरीबन 500 मिलीग्राम पर डोज होती है, 500 मिलीग्राम पर डॉग, ठीक है, 20 किलो तक के डॉग के लिए। अगर 20 किलो से ज़्यादा वेट है उस डॉग का तो आप दे दोगे 1 to 2 ग्राम्स पर डॉग, ठीक है, क्लियर है। हॉर्स के केस में आप कितना दे सकते हो, 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है। कैट्स के केस में कितना दे सकते हो, 250 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है, पर कैट, याद रखना, ठीक है। चलो बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कहाँ कहाँ नहीं देनी है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं दवा के। सो देखो, परफोरेटेड अल्सर, अगर आपको लगता है परफोरेटेड अल्सर है मत दो, ठीक है। ज़्यादा दे दोगे तो कॉन्स्टिपेशंस भी हो सकता है। फोस्फेट का बाइंडर है, बताया था मैंने आपको, ठीक है, फोस्फेट का बाइंडर है, कब यूज़ करते हैं, रीनल फेलियर के कंडीशंस में। अगर ज़्यादा फोस्फेट बाइंड हो जाएगी तो क्या होगा, फोस्फेट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, हाइपोफॉस्फेटीमिया हो सकता है, ठीक है, ये सस्पेक्ट करा है तो मत दो। ये क्या करती है, H2 एंटागोनिस्ट जो होते हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, फिनिटोइन, ठीक है, फिनिटोइन, टेट्रासाइक्लिन क्या है, H2 एंटागोनिस्ट है, इनकी बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देती है दवा, ठीक है, याद रहेगा। क्या बताया मैंने आपको, परफोरेटेड अल्सर है मत दो, कॉन्स्टिपेशन करा सकती है। एक चीज होती है बियोजार फॉर्मेशन, ये भी किसकी वजह से होती है, सुक्रलफेट की वजह से होती है, याद रहेगा। चलिए फोस्फेट बाइंडर है, बताया था, ज़्यादा फोस्फेट बाइंड कर देगा तो फोस्फेट की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाएगी, हाइपोफोस्फेटीमिया हो सकता है। टेट्रासाइक्लिन और फेनिटोइन जो ड्रग होती है H2 एंटागोनिस्ट, इनकी बायोअवेलेबिलिटी को भी ये कम करा देता है। ये तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए, ठीक है। चलते हैं अब आगे, यहाँ पे अवेलेबल ब्रांड्स बेसिकली क्या है, एंटिप्सिन, एक आता है एंटिप्सिन सस्पेंशन, ठीक है, एक आता है कैरोफेट, ठीक है। बेसिकली जो सस्पेंशन आता है 0.2 ग्राम पर ml आता है, और जो टैबलेट्स आती हैं वो 1 ग्राम की टैबलेट आती हैं, ठीक है। तो मे बी आपके रीजन में ये दवा नहीं मिलती हो, किसी और नाम से मिलती हो, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई सुक्रलफेट क्या है मोटा मोटा, ठीक है। मोटा मोटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें जो पता होनी चाहिए मैं वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। जो मेन पॉइंट्स है, मेन एक्शन है, मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या डोज है, ठीक है, किस तरीके से काम करती है दवा, क्या काम है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डीप ऑफ दिस पर्टिकुलर सुक्रलफेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एक बार नटशेल में बता देता हूँ, सुक्रलफेट क्या है, एंटी एसिड है, क्लियर है। एक्शन क्या है, अल्सर प्रोटेक्टिव है, एक्टिवेट करता है म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म को ताकि अल्सर रिपेयरमेंट हो सके। बाइकार्बोनेट और प्रोस्टाग्लैंडिन ई के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है जिससे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के साथ जाके वो बाइंड अप हो सके। फोस्फेट बाइंडर की तरह यूज़ करते हैं, तो रीनल फेलियर की कंडीशन है तो फोस्फेट बाइंडर की तरह यूज़ कर सकते हो। ईसोफेजियल और ड्यूडेनल
अल्सर्स हैं तो यूज़ कर सकते हो, बट उसमें एक कैच है। क्या था? H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोटोन पंप इनहिबिटर आपको देने हैं, इसमें से एक दे दो। बट कैसे दोगे? पहले H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दो या प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे दो, उसके 2-2.25 घंटे बाद आपको सुक्रलफेट देना है। ठीक है, याद रहेगा ये बात। तो चलते हैं आगे। डोज मैंने आपको बता दी, 20 किलो तक का डॉग है तो 500 मिलीग्राम पर डॉग चल जाएगा। उससे ज़्यादा है तो 1 से 2 ग्राम। हॉर्स है तो 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और कैट है तो 250 मिलीग्राम पर केजी पर कैट चल जाएगा। ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं। परफोरेटेड अल्सर्स है मत दो, ज़्यादा दोगे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बेज़ोर फॉर्मेशन हो जाएगा। फोस्फेट बाइंडर है, फोस्फेट के साथ जाके बाइंड अप हो जाता है तो हाइपोफोस्फेटीमिया हो सकता है। H2 एंटागोनिस्ट जैसे कि टेट्रासाइक्लिन और फेनिटोइन आपने दी है और आप देख रहे हो कि भाई साहब दवा का असर ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम करा देता है सुक्रलफेट। ठीक है ना, याद रहेगा। कुछ ब्रांड्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। So that's all for this video. Thank you very much.